आज हम राहुल गांधी के बयानों के जरिए ही आपको समझाएंगे कि राहुल ना तो राजनीति में होमवर्क की अहमियत समझते हैं और ना ही वो मान सम्मान की राजनीति करते हैं, और शायद राहुल देश हित के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी नहीं समझते। कल पूरी दुनिया ने पहली बार चीन की सेना को भारतीय जमीन से पीछे हटते देखा था। कल भारत की कूटनीति, रणनीति और विदेश नीति की जीत का दिन था, लेकिन आज राहुल गांधी प्रधानमंत्री को कायर कह रहे थे, जैसा कि आपने रिपोर्ट में देखा। उन्होंने अपशब्द कहे और ये पूछ रहे हैं कि भारत की जमीन फिंगर 4 तक है तो भारतीय सेना पीछे क्यों हट गई। सोचिए, राहुल गांधी वो व्यक्ति हैं जिन्हें कांग्रेस देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, लेकिन राहुल गांधी को ये तक नहीं मालूम कि भारत की जमीन फिंगर 4 नहीं, फिंगर 8 तक है। राहुल गांधी ये भी नहीं जानते कि भारतीय सेना उसी जगह पर लौटी है जहां पर वो मनमोहन सरकार के वक्त, या फिर कहना चाहिए उससे पहले थी। पहले आप राहुल गांधी की मर्यादाहीन राजनीति देखिए, फिर राहुल गांधी को याद दिलाएंगे कि भारत की जमीन चीन को देने के असली दोषी दरअसल उनके पन्नाना नेहरू को ही माना जाता है। Spitting on the sacrifice of our army. This is absolute 100% cowardice. नरेंद्र मोदी ने भारत माता का टुकड़ा चाइना को पकड़ा दिया। चाइना के सामने नरेंद्र मोदी ने अपना सिर झुका दिया। ये राहुल गांधी की कैसी राजनीति है जिसमें ना मान है, ना सम्मान है, ना मर्यादा है, ना संस्कार है और ना ही देश के नेता की जिम्मेदारी। सोचिए, ये राहुल की कैसी राजनीति है जिसमें प्रधानमंत्री के लिए गाली है, सेना के बलिदान पर थूकने जैसे शब्दों का इस्तेमाल है। एक बार ध्यान से सुनिए राहुल गांधी के राजनीतिक संस्कार बताने वाले शब्दों को। The Prime Minister is a coward who cannot stand up to the Chinese. That's the fact. And he is spitting on the sacrifice of our army. That's what he's doing. He's betraying the sacrifice of our army. And nobody in India should be allowed to do it. Nobody in the rest of the world should be allowed to do it. राहुल उस चीन के लिए गाली और अपशब्दों वाली राजनीति कर रहे हैं जो पूरी दुनिया के सामने पैंगोंग की धरती से पीछे हट गया। 9 महीने के जबरदस्त तनाव के बाद फिंगर 4 से चीन के पांव उखड़ रहे हैं और चीन की सेनाएं फिंगर 8 पर टेंट गाड़ रही हैं। लेकिन ये बात राहुल गांधी मानने को तैयार नहीं है। राहुल सवाल उठा रहे हैं कि भारत की सेना फिंगर 4 के पीछे क्यों हटी। चाइना के सामने नरेंद्र मोदी ने अपना सिर झुका दिया, मत्था टेक दिया। हमारी जमीन फिंगर 4 तक है। नरेंद्र मोदी ने फिंगर 3 से फिंगर 4 की जमीन, जो हिंदुस्तान की पवित्र जमीन है, वो चाइना को पकड़ा दी है। अब सवाल राहुल गांधी से है कि उनका होमवर्क इतना कच्चा क्यों है। भारत की सबसे पुरानी पार्टी के नेता, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष, जिसे कांग्रेस प्रधानमंत्री उम्मीदवार मानती है, उसे ये तक नहीं मालूम कि भारत की जमीन पैंगोंग में फिंगर 4 नहीं, फिंगर 8 तक है। भारतीय सेना फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग का समझौता चाहती है और भारतीय सेना मई 2020 से पहले की स्थिति बहाल करने पर राजी हुई है। मतलब भारतीय सेना की फिंगर 4 से पहले धन सिंह थापा पोस्ट परमानेंट पोस्ट थी। यही वजह है कि केंद्र सरकार राहुल गांधी की राजनीतिक समझ पर सवाल उठा रही है। अपने राजनीति के स्वार्थ में ऐसे बयान देते रहते हैं जो देश के हित में नहीं होता है। राहुल गांधी जी का इस प्रकार का सवाल खड़ा करना बिल्कुल ही जायज नहीं है। पैंगोंग इलाके से चीन की सेना फिंगर 4 से पीछे हटकर फिंगर 8 पर जा रही है और राहुल अब शब्दों के सहारे सवाल उठा रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने भारतीय क्षेत्र चीन को क्यों दे दिया। डेप्सांग से चीन वापस क्यों नहीं गया। प्रधानमंत्री जी चाइना के सामने झुक गए। वो सफलता है चाइना की, हिंदुस्तान की नहीं। बट वो हमारे घर के अंदर आए हैं। पूरी दुनिया कह रही है कि चाइना हमारे घर के अंदर आए हैं और हमने उनको अपना घर दे दिया। राहुल जी समझिए, चीन की सेनाओं की वापसी को लेकर बातचीत जारी है,
यही बात आज रक्षा मंत्रालय ने भी सियासी दुष्प्रचार का जवाब देते हुए कही है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि यह कहना कि भारतीय इलाका फिंगर 4 तक है स्पष्ट रूप से गलत है। भारत के मानचित्र में दिखाया गया है कि इसमें 43,000 वर्ग किलोमीटर का वो इलाका भी है जो 1962 से चीन के अवैध कब्जे में है। हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा और देप्सांग की समस्या सुलझना बाकी है। इन पर पैंगोंग झील में डिसएंगेजमेंट पूरा होने के 48 घंटे के भीतर चर्चा शुरू हो जाएगी। ये कुंद बुद्धि से ज्यादा इसके लिए कुछ नहीं कह सकते आप। ये फैमिली फोटो फ्रेम में फिक्स पार्टी और कुंद बुद्धि पप्पू जी का ये जो कमाल है, इसका तो कोई रास्ता नहीं है। राहुल गांधी को देश हित में समझना चाहिए कि भारत और चीन में एलएसी को लेकर लंबे वक्त से विवाद है। राहुल गांधी के परनाना जवाहरलाल नेहरू के वक्त से भारत का बड़ा हिस्सा चीन के कब्जे में है। फिर भी राहुल दावे करते हैं कि कांग्रेस की सरकार होती तो 15 मिनट में चीन की सेना को पीछे धकेल देती। मैं आपको बता रहा हूं, हमारी सरकार होती ना, उठा के फेंक देते चाइना को बाहर। 15 मिनट नहीं लगते, 15 मिनट नहीं लगते। उठा के हमारी सेना, हमारी वायु सेना उठा के चाइना को 100 किलोमीटर पीछे कर देती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और वो 15 मिनट फिर कांग्रेस के शासनकाल में आए क्यों नहीं? तथ्यों के माध्यम से आपके सामने पूरे फैक्ट्स रखने जा रहे हैं, तथ्य रखने जा रहे हैं। राहुल गांधी की राजनीति में जिम्मेदारी कितनी है वो आपने इस बयान में समझ ली। राहुल गांधी ये कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार होती तो 15 मिनट में चीन को उठाकर वो फेंक देते। लेकिन राहुल गांधी को यहाँ पर याद दिलाना जरूरी है, इस देश में जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, उनके पिता राजीव गांधी से लेकर सुपर पीएम कही जाने वाली उनकी माताजी सोनिया गांधी, सबके टाइम पे कांग्रेस की सरकार रही है। लेकिन बावजूद इसके भारत की जमीन से चीन का अवैध कब्जा छूटा नहीं। 1962 से पहले चीन ने अक्साई चिन में भारतीय क्षेत्र में अवैध सड़क बना ली थी और संसद में इस पर नेहरू जी से सवाल पूछा गया था, जिस पर नेहरू ने यह कहा था कि वहां तो कुछ उगता ही नहीं है, वहां तो बंजर जमीन है। नेहरू के बाद सोचिए, उनकी बेटी इंदिरा गांधी 16 साल तक देश के प्रधानमंत्री रही, लेकिन चीन से 1 इंच जमीन वो छुड़ा नहीं पाई। इंदिरा गांधी के बाद उनके बेटे राजीव गांधी 5 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे, लेकिन 1 इंच जमीन कब्जे से नहीं छूटी। उसके बाद 2004 से लेकर 2014 तक जो सरकार रही, उसमें सोनिया गांधी को सुपर पीएम माना जाता है, रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में था। लेकिन वो 15 मिनट सोचिए तब भी नहीं आए जब राहुल गांधी के पास ये मौका था, कांग्रेस के पास ये मौका था कि वो चीन को उठाकर बाहर फेंक देते। लेकिन अब जब पैंगोंग त्सो से चीन की सेना पुरानी स्थिति पर लौट रही है, पुरानी पोजीशन पर लौट रही है, तो राहुल गांधी को सेना की बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। राजनीतिक संस्कार भूलकर वो अपने राजनीतिक संस्कार भूलकर अपमानजनक भाषा बोल रहे हैं। और इसीलिए हमें लगता है कि राहुल गांधी को देश हित में उन आरोपों का सच भी बताना चाहिए जो उनके और शी जिनपिंग के रिश्तों को लेकर, उनकी पार्टी को लेकर लगते हैं। राहुल गांधी को यह बताना चाहिए कि 2008 में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और शी जिनपिंग की मौजूदगी में कांग्रेस और सीपीसी में समझौते का सच क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। राहुल प्रियंका ने 2017 के डोकलाम विवाद के वक्त चीन के राजदूत से मुलाकात क्यों की थी? इस मुलाकात में क्या हुआ था? राहुल गांधी कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान चीन के नेताओं से क्यों मिले थे? और साथ ही जब 2020 में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने चीन को जहरीला सांप कहा, तो कांग्रेस को इतना बुरा क्यों लग गया कि अधीर रंजन चौधरी का निजी बयान कहकर चीन का साथ देते दिखाई दी थी कांग्रेस पार्टी। आज कांग्रेस ये कहकर राहुल का बचाव कर रही है कि ये गुस्सा तो भारतीय इलाके पर चीन के कब्जे और भारतीय सेना के वीरता के अपमान की वजह से है। लेकिन आज देश हित में हम आपके लिए राहुल गांधी के कुछ बयान और कुछ तस्वीरें ढूंढ कर लाए हैं, जिनसे आप समझ जाएंगे कि राहुल गांधी के दिल में सेना के लिए दरअसल कितना ज्यादा सम्मान है। इन तस्वीरों में आपको राहुल गांधी की खून की दलाली वाला बयान भी मिलेगा और वो तस्वीरें भी दिखाई देंगी जब पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही थी। तब राहुल गांधी कहां बिजी थे? तब राहुल गांधी फोन पर बिजी थे। और तो और पुलवामा हमले पर भी ये पूछकर राजनीति करने वाले राहुल गांधी थे कि पुलवामा हमले पर या पुलवामा हमले से किसे फायदा हुआ। जिन्होंने अपना खून दिया है, जम्मू कश्मीर में जिन्होंने अपना खून दिया है, जिन्होंने हिंदुस्तान के लिए सर्जिकल स्ट्राइक किया है,
उनके खून के पीछे आप छुपे हुए हो, उनकी आप दलाली कर रहे हो। भाई और बहनों, चीन ने हिंदुस्तान के शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या करके एक बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं पूछना चाहता हूं, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा? कौन जिम्मेदार है? तस्वीर है पुलवामा के हमले में 40 जवान शहीद हुए थे। राहुल गांधी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन श्रद्धांजलि किस तरह से दे रहे थे और कितनी संवेदनशीलता उनमें थी, आपके स्क्रीन पर उनका ध्यान उस वक्त अपने मोबाइल में था। और ये तस्वीर आपको याद होगी, जब ये तस्वीर आई थी तब भी ये सवाल उठे थे कि शहीदों को किस तरह की श्रद्धांजलि दे रहे हैं राहुल गांधी। मोबाइल फोन पर उनकी व्यस्तता साफ देखी जा सकती है ऐसे मौके पर जब पूरा देश मातम मना रहा था। और साथ ही एक और तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे, जब राहुल गांधी ने सोनिया गांधी को सेना की तारीफ में मेज थपथपाने से रोक दिया था। और यही राहुल गांधी हैं जो आज सेना के सम्मान की बात कर रहे हैं, सेना की शहादत के सम्मान की बात कर रहे हैं, और साथ ही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सैनिकों का जो बलिदान है उसे सरकार ने व्यर्थ जाने दिया है। और देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर क्या उनकी तरफ से कहा गया था वो भी आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब देश हित में हम आपको दिल्ली में रिंकू शर्मा की हत्या की खबर दिखाने वाले हैं। रिंकू शर्मा की हत्या 10 फरवरी को हुई। हत्या का आरोप मोहम्मद इस्लाम, दानिश, दिलशान और दिलशाद नाम के आरोपी पर है। परिवार का कहना है कि रिंकू शर्मा की हत्या इसलिए की गई क्योंकि वो राम भक्त था और राम मंदिर के लिए चंदा जुटा रहा था। वहीं पुलिस का कहना है कि ये सांप्रदायिक हिंसा का मामला नहीं है, ये आपसी रंजिश का मामला है जिसकी वजह से यह हत्या हुई। और इलाके में तनाव को देखते हुए BSF को तैनात किया गया है। साथ ही सवाल ये उठ रहा है कि राम भक्त रिंकू को क्यों मारा गया। दिल्ली के रिंकू शर्मा की हत्या का सच क्या है? क्या रिंकू शर्मा की हत्या राम नाम की वजह से हुई है? क्या हनुमान चालीसा का पाठ और बजरंग दल से जुड़े होने से चिढ़कर मोहम्मद इस्लाम, दानिश, दिलशान और दिलशाद ने रिंकू की हत्या की? तीन चार महीना पहले इन लोग कभी जैसे जुलूस कभी निकाल ले, बीजेपी से मिला हुआ है, बजरंग दल से जुड़ा हुआ है, इसीलिए चिढ़ता है कि पंडित हो गए तुम लोग बीजेपी से जुड़ते हो, और कल जो है मार ही दिया, चक्कू मार दिया। रिंकू की हत्या 10 फरवरी को हुई। 25 साल के रिंकू पर चाकू से हमला हुआ। परिवार ने कहा कि आरोपियों ने घर पर चाकू, डंडों और रॉड से हमला किया। इसी हमले में रिंकू बुरी तरह से घायल हुआ। जब उसे अस्पताल पहुंचाया गया तो उसे वहां घुसकर मार डाला गया। सर, मेरा बेटा जय श्री राम की वजह से लिया है, मुझे इंसाफ चाहिए। जैसे मैं रो रही हूँ उनका घर भी रोना चाहिए, और उसका घर सील कर दो, वो इस गली में नहीं रहेगा। मेरे को 2 बच्चों का डर है। रिंकू की हत्या के आरोपी मोहम्मद इस्लाम, दानिश, दिलशान और दिलशाद को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन पुलिस का कहना है कि हत्या निजी झगड़े में हुई, ना कि धार्मिक विवाद की वजह से। रिंकू की हत्या को लेकर दिल्ली पुलिस और परिवार के अलग अलग दावे हैं, लेकिन बीजेपी का कहना है कि दिल्ली में इसी तरीके से कई हत्याएं हुई हैं और ध्रुव त्यागी, IB ऑफिसर अंकित शर्मा, अंकित सक्सेना और राहुल की हत्या की गई है। और ये दिल्ली में कोई पहला इस प्रकार का अपराध नहीं है। चाहे वो ध्रुव त्यागी जी हो, अंकित सक्सेना जी हो, राहुल हो आदर्श नगर के, IB ऑफिसर अंकित शर्मा हो, ऐसी कितनी ही हत्याएं पिछले 2-3 सालों में दिल्ली में हुई हैं, एक ही प्रकार से। लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि आपसी झगड़े में हुई इस हत्या को धार्मिक रूप दिया जा रहा है। इसी वजह से आम आदमी पार्टी पर आरोपियों की तरफदारी का आरोप लग रहा है।
केजरीवाल के खिलाफ नारे लग रहे हैं और आम आदमी पार्टी की नेता राखी बिरलान जब रिंकू के परिवार से मिलने पहुंची तो उनके खिलाफ भी नारेबाजी हुई। नीरज गौड़, जी मीडिया, दिल्ली। अब हम आपको जो खबर बता रहे हैं उसकी तुलना भारत से करके देखिएगा। विदेशी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भारत के टुकड़े टुकड़े करने का अभियान चलाया जाता है। ट्विटर पर भयानक देश विरोधी प्रोपेगेंडा भी चलाया जाता है और जब सवाल पूछे जाते हैं तो अक्सर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का फॉर्मूला याद दिला दिया जाता है। लेकिन शायद आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इसी दुनिया में एक महिला ने सिर्फ ड्राइविंग का हक मांग लिया तो उसे 6 साल के लिए जेल डाल दिया गया। उसका रेप किया गया, टॉर्चर किया गया, बिजली के झटके दिए गए, पानी में डुबो दिया गया। और तब ना तो रियाना को रोना आया और ना मियां खलीफा को, ना ग्रेटा ने उसकी सुध ली। चलिए आपको दिखाते हैं सऊदी अरब की एक महिला की कहानी और तब आपके सामने लोकतंत्र और मानवाधिकार पर भारत को भाषण देने वालों की असलियत भी सबके सामने। इन्हें मियां खलीफा कहते हैं। ये भी एक तरह की सेलिब्रिटी हैं, महिला भी हैं और भारत को लेकर चिंतित रहती है। ये ग्रेटा थनबर्ग है, पर्यावरण को साफ सुथरा रखना चाहती है, लेकिन आजकल अचानक भारत को लेकर परेशान दिख रही है। इन तीनों महिलाओं का जिक्र हम क्यों कर रहे हैं, ये जानने से पहले आप जरा एक और शख्सियत से मिलिए। ये 31 साल की लुजैन है। पूरा नाम लुजैन अल हैतलूल, सऊदी अरब की रहने वाली है। और इन्हीं लुजैन की कहानी के जरिए आप समझेंगे कि आज दुनिया में कैसे मानवाधिकार का कस्टमाइज आंदोलन चलाया जा रहा है। लुजैन 2 दिन पहले सऊदी अरब की जेल से छूटकर घर आई है। 1001 दिन से ये सऊदी अरब की जेल में बंद थी क्योंकि इन्हें 5 साल 8 महीने की सजा सुनाई गई है। और सजा क्यों? क्योंकि इन्होंने सऊदी अरब में महिला अधिकार की बात कर दी थी। महिलाओं के लिए ड्राइविंग का मामूली सा अधिकार मांगा था, आंदोलन खड़ा कर दिया। संयुक्त अरब अमीरात से कार चलाकर सऊदी में घुसने की कोशिश की। इनके दबाव में आकर सऊदी ने महिलाओं को ड्राइविंग का हक दिया, लेकिन लुजैन पकड़ ली गई। इन पर दुश्मन देश से मिलीभगत और खुफिया जानकारी बांटने का आरोप लगा। आतंकरोधी कानून के तहत केस चलने लगा। इसके बाद आरोप है कि जेल में लुजैन को भयानक टॉर्चर किया गया, छत से लटकाया गया, बेंत से पिटाई की गई, बिजली के झटके दिए गए, पानी में डुबोकर पीटा गया और फिर पूछताछ के नाम पर लुजैन के पास अक्सर नकाबपोश पहुंचने लगे। ये नकाबपोश जबरन लुजैन को अश्लील फिल्में दिखाते थे, किस करते थे और रेप करते थे। जेल में उत्पीड़न के खिलाफ लुजैन ने भूख हड़ताल कर दी। अदालत में भी आप बीती बताई, लेकिन अदालत को सबूत चाहिए थे। लुजैन सऊदी की जेल में सब कुछ झेलती रही, लेकिन 3 साल तक दुनिया के किसी हिस्से में आंदोलन नहीं हुआ। कहीं रियाना, खलीफा और ग्रेटा खड़ी नहीं हुई, कहीं टूल किट नहीं बनाए गए, कहीं सोशल मीडिया कैंपेन नहीं चला। और तो और जो ट्विटर आज हिंदुस्तान में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का ढोल पीट रहा है, भारत के टुकड़े करने वाले खालिस्तानी मंसूबे का साथ दे रहा है, उसे भी सऊदी में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का फॉर्मूला याद नहीं था। आज भी लुजैन अल हैतलूल पर हुए अत्याचारों का इंसाफ बाकी है। आज भी इनमें से कोई भी सीजनल सेलिब्रिटी लुजैन के हक की आवाज उठाती नहीं दिखती। लुजैन सऊदी में बंधक हैं, देश से बाहर नहीं जा सकती। लेकिन जो रियाना अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के लिए कैंपेन चला रही थी, वो बाइडेन की पहल पर छुड़ाई गई लुजैन के लिए एक शब्द नहीं बोलती। अब जरा फर्क देखिए। सऊदी में महिला अधिकार की आवाज उठाई जाती है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। भारत में खालिस्तानी झंडे लगाए जाते हैं, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। सऊदी में ड्राइविंग का हक मांगा जाता है, उस पर आतंकवाद के आरोप लगते हैं। भारत में भिंडरावाले का झंडा लहराता है, ये किसान आंदोलन है। सऊदी में सरकार की आलोचना होती है, जमाल खागोशी की कॉन्सुलेट के अंदर हत्या कर दी जाती है। भारत में आंदोलन की आड़ में देशद्रोह हो जाता है, ये मानवाधिकार है। और इसी तरह फर्जी मानवाधिकार के फॉर्मूले
और टू मच डेमोक्रेसी का फायदा उठाकर हिंदुस्तान के विरोधी अपने मिशन पर जुटे हुए हैं। और इसी तरह की दलील वो विदेशी सोशल मीडिया कंपनियों की ओर से दी जाती है, जो कमाते खाते भी भारत की थाली में है और छेद भी उसी थाली में करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देशहित देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरी। देशहित में अब आप लोगों की सुरक्षा से जुड़ी हुई खबर। सड़क हादसे पर नया सर्वे सामने आया है। इस सर्वे के मुताबिक लोग मानते हैं कि सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं गाड़ी चलाते हुए मोबाइल के इस्तेमाल की वजह से होती है। यानी कि गाड़ी चलाते वक्त बजने वाली मोबाइल की घंटी खतरे की घंटी से कम नहीं होती। ड्राइविंग करते वक्त कान पर लगा हुआ फोन कनपट्टी पर लगी बंदूक साबित हो सकता है। गाड़ी चलाते समय फोन का इस्तेमाल करने वाली आपकी ये गलती आपके लिए ही नहीं बल्कि सड़कों पर चलने वाले दूसरे लोगों के लिए भी दुर्घटना का कारण बन सकती है। भारत में हर साल सड़क हादसों में 1.5 लाख लोग मारे जाते हैं। हर साल 4.5 लाख से ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। इन सड़क हादसों में 10% सड़क हादसे की वजह है मोबाइल फोन। सड़क पर गाड़ी चलाते वक्त ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना होता है, लेकिन गाड़ी के अंदर कहीं आप ऐसे बैठ के कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं जिसका कारण आपको भुगतना पड़ सकता है। और वो सबसे बड़ा कारण जो एक सर्वे में सामने आ रहा है वो ये है कि आप गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं। मोबाइल का यूज़ एक्सीडेंट्स के नंबर को बढ़ा रहा है। ये कार वाले भाई साहब हैं, ये ऑटो वाले भाई साहब और ये बाइक वाले भाई साहब। इन तीनों की कहानी एक जैसी है। खुद ड्राइविंग सीट पर हैं और फोकस मोबाइल फोन पर है। इन्हीं लोगों को सावधान करने के लिए एक सर्वे आया है। फोर्ट कार्टेसी के मेट्रो शहरों में कराए गए सर्वे के मुताबिक 97% लोगों ने माना है कि सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटना गाड़ी में मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने से होती है। नए सर्वे के आधार पर हम दिल्ली और आसपास के इलाके में गए, गाड़ी चला रहे लोगों से पूछा, गाड़ी चलाते वक्त हेलो जरूरी है या जान? हमने लोगों से यह भी जानने की कोशिश की कि क्या वो गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं या उन्हें क्या कभी मोबाइल फोन की वजह से सड़क हादसे का सामना करना पड़ा। जवाब सुनिए। दूसरे के मोबाइल चलाने का आपकी गाड़ी ठुकी है कभी ऐसा? हाँ हुआ है, हयात के पास। हाँ। मैं जो आगे वाला मोबाइल चला उसने एकदम ब्रेक लगाया, पीछे से गाड़ी ठुक गई, हमारे पीछे ठुक गई और पीछे ध्यान जाओ कहीं उसका, हम पे आगे थे। मोबाइल चला रहे हैं, पीछे मोबाइल चला रहा। सड़कों पे हो रहा है मतलब? बिल्कुल होता है जी, मैं मना नहीं कर रहा, बिल्कुल होता है। और उसी कारण कभी कभी एक्सीडेंट भी देखने हो सकता है। कभी मैं भी कर लेता हूँ, मैं क्यों झूठ बोलूँ। लेकिन गलत है, होना नहीं चाहिए। कुछ जोड़ो निकलते हैं, मोबाइल भी हाथ में होना चाहिए। मोबाइल आपके हाथ में है अभी, तो आप गाड़ी भी चलाएंगे और मोबाइल भी चलाएंगे, सही रहेगा मतलब? ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी कोई समस्या क्या? मुझे लगता है कि फ़ोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ध्यान आपका फ़ोन पर रहेगा और आगे लाइट है, गाड़ी है, ब्रेक है, कुछ भी है, उसके कारण आपका एक्सीडेंट हो सकता है। ट्रैफिक एक्सपर्ट प्रिंस सिंघल बताते हैं कि गाड़ी चलाते हुए मोबाइल फोन का इस्तेमाल भी बढ़ता जा रहा है और ये खतरनाक संकेत है। मेरे समझ में और जो हमारे आंकड़े कहते हैं, करीब 5000 डेथ्स एवरी ईयर होती हैं। लोग जो मोबाइल पे गाड़ी चलाते हैं उसके बाद हादसा होता है या दुर्घटना होती है। और करीब 10% यानी 6.5 लाख जो एक्सीडेंट हैं हिंदुस्तान में, उसमें से 60,000 के आसपास जो हादसे होते हैं, सड़क हादसे, उसमें मोबाइल पे बात करने से होते हैं। तो ये बहुत गंभीर है, बहुत सीरियस इशू है, मगर इसको एड्रेस नहीं किया जाता। सर्वे में 100 में से 97 लोगों ने कहा है कि गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फोन की वजह से उनका ध्यान भंग होता है। और ध्यान भंग होने का मतलब है अपने लिए और दूसरों के लिए खतरे को दावत देना। अब ध्यान भंग कैसे होता है, इसे समझिए। आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं, चलते हैं, आप सोचते हैं
कि अब क्या किया जाए, तो आधी से ज़्यादा मीटिंग लोग अपने ये फ़ोन होता है ना, आगे देखा नहीं, और ये यहाँ पर ये फ़ोन चल रहा है, तो यहाँ पर गाड़ी चल रही है, यहाँ पर ये चल रहा है, अच्छा जी गियर बदलना है, दूसरे हाथ में ले आए। आपको किसी चिंता नहीं हो रही है। आप यहाँ गलती यही कर रहे हैं कि जो रिएक्शन टाइम होता है ना, आप यहाँ चल रहे हैं, आप ये किया, आपने सोचा चलो व्हाट्सएप पे कुछ आया है उसका जवाब कर लें, और इतनी देर में अगर आप सामने की तरफ देखेंगे, अगर वो सड़क पे गाड़ी, मेरा ध्यान इस तरफ चला गया है और एकदम से कोई आता है, तो आप सोचिए कि रिएक्शन टाइम मेरा कम हुआ, कोई सामने मुझे दिखा और उसी समय मेरा ध्यान यहाँ से यहाँ गया, तब तक दुर्घटना हो गई होती है। सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए यातायात के नियम भी कड़े किए गए, जुर्माना बढ़ाया गया, लेकिन फिर भी लोग सड़क पर संभल नहीं रहे हैं। ये एक बहुत कॉमन एक फिनोमिना है कि लोग जो सड़कों पे गाड़ी चला रहे हैं, उसके बाद वो जाने अनजाने में दे यूज़ मोबाइल। बट क्या हमारा जो मोटर व्हीकल एक्ट है, अभी उसमें पहले फ़ाइन थे करीब 1000 रुपये का, लेकिन अभी जब मोटर व्हीकल अमेंडमेंट आया है, इसमें फ़ाइन हो गया 5000 रुपये का। बट क्या हमारे यहाँ एनफोर्समेंट हो रहा है? नाउ दैट इज़ द क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। अगर आपकी आदत भी गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फोन पर बात करने की है, तो अपनी आदत तुरंत बदल दीजिए। और अगर आपको कोई गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात करते हुए या चैट करते हुए दिखे, तो उसे भी समझाइए, क्योंकि हेलो कहने के लिए सुरक्षित रहना जरूरी है। वरुण भसीन, जी मीडिया, दिल्ली। ये सर्वे 6 मेट्रो शहरों दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई और हैदराबाद में साल 2020 में दूसरे चरण के दौरान कुल 1561 लोगों से सवाल पूछे गए। अब आपको सेव लाइफ फाउंडेशन की रिपोर्ट दिखाते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक 96% लोगों ने यह माना कि गाड़ी में जब ड्राइवर फोन का इस्तेमाल करता है तो उन्हें डर लगता है। 47% ये मानते हैं कि गाड़ी चलाते वक्त वो फोन का इस्तेमाल करते हैं। 34% लोगों को फोन पर बात करते करते अचानक ब्रेक लगाने पड़े, और 20% लोगों ने माना कि फोन के इस्तेमाल से उनके सामने दुर्घटना की नौबत भी आई। हैरानी की बात यह है कि लोग जानते हैं पर मानते नहीं। अगर आप भी गाड़ी चलाते हुए फोन पर होते हैं तो जरा ध्यान दीजिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि गाड़ी चलाते हुए फोन के इस्तेमाल से हादसे का खतरा 4 गुना तक बढ़ जाता है। अगर फोन पर मैसेज पढ़ते हैं या फिर लिखते हैं तो खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आप गाड़ी चलाते समय हैंड्स फ्री डिवाइस का इस्तेमाल भी करते हैं तो भी दुर्घटना का जो खतरा है वो बना रहता है। हेडफोन या ब्लूटूथ डिवाइस में भी खतरा बरकरार रहता है। अब आपको बताते हैं, आपने कई बार पढ़ा या फिर सुना भी होगा कि जल ही जीवन है, लेकिन आज हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि जल जीवन भी है और जल ईंधन भी है, क्योंकि अब पानी से ईंधन बनेगा और इस ईंधन का इस्तेमाल डीजल, पेट्रोल की जगह हो सकता है। यानी कि शतक के करीब पहुंच रहे पेट्रोल से आपको छुटकारा मिल सकता है। IIT दिल्ली के छात्रों ने पानी से ऐसा ईंधन तैयार किया है जिससे गाड़ियां चलेंगी, जो सस्ता भी होगा और पर्यावरण के अनुकूल भी। ये बुलबुले देख रहे हैं आप, ये बुलबुले आपकी जिंदगी में बड़ी राहत लाने वाले हैं। राहत ऐसी जिससे आने वाले समय में आपको गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सुनते जाइए, स्वच्छ ईंधन होगा, शहर की साफ हवा रहेगी, महंगे तेल का झंझट नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आने वाले दिनों में आपकी गाड़ी पानी से चलेगी। यकीन ना हो रहा हो तो आज आपको दिल्ली के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT की इस प्रयोगशाला में पानी से तैयार किए जा रहे भविष्य के ईंधन की तस्वीरें जरूर देखनी चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि पानी से भी आपकी गाड़ी चल सकती है? अगर आपने आज तक ऐसा नहीं सोचा तो हम आपको मिलवाने वाले हैं प्रोफेसर श्रीदेवी और दिल्ली IIT के उन स्टूडेंट से जिन्होंने पानी से फ्यूल तैयार किया है। फ्यूचर फ्यूल है, कॉस्ट इफेक्टिव होगा, एनवायरनमेंट को क्लीन करेगा। सो दिस इज़ अ क्लीन रिन्यूएबल हाइड्रोजन जनरेशन फ्रॉम वाटर। सो इसके लिए वाटर को स्प्लिट करके ये बनाया जा रहा है यहाँ। तो वी हैव डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट वाटर कैन बी स्प्लिट using a thermochemical cycle. It is a 3-step reaction in this cycle, and in an integrated process we have split that water into hydrogen and oxygen.
IIT दिल्ली के छात्रों ने बहुत कम लागत में पानी से हाइड्रोजन ईंधन को अलग करने की तकनीक खोज ली है। इन्होंने हाइड्रोजन प्रोडक्शन पायलट प्लांट में ईंधन बनाकर तैयार कर लिया है। इसकी पूरी प्रक्रिया बताने से पहले आपको पानी के रासायनिक नाम H2O पर गौर करना होगा। H से हाइड्रोजन और O से ऑक्सीजन, यानी पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। और अब फिर से इस बुलबुले पर आते हैं और समझते हैं कि पानी से ईंधन बनाने का काम कैसे शुरू होता है। ये देखिए, इस तरह का जो पूरा सेटअप है ये लैब में लगाया गया है और IIT दिल्ली के जो छात्र हैं जो इस पूरे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं उनसे ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये कैसे काम करता है, किस तरह का प्रोसेस होता है, कैसे ये प्रोसेस शुरू होता है पानी से फ्यूल बनाने का। हाँ, ये बंसन सेक्शन है। इसमें हमें पहले वाटर ऐड करते हैं, फिर उसमें सल्फ्यूरिक एसिड और HI प्रोड्यूस होता है। उसके बाद जो HI सल्फ्यूरिक एसिड रहेगा वो काफ़ी लो कॉन्सेंट्रेशन में रहेगा, डाइल्यूटेड फॉर्म में रहेगा। तो उसको सबसे पहले हम यहाँ पे उसको कॉन्सेंट्रेट करेंगे, उसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे वाटर रिमूव करके। तो जो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड रहेगा उसको हम सल्फ्यूरिक एसिड डिकम्पोजिशन सेक्शन में ले जाएंगे, जहाँ पे उसको सल्फ्यूरिक एसिड को ऑक्सीजन और वाटर और SO2 में उसको स्प्लिट करेंगे। पानी से ईंधन बनाने की प्रक्रिया का ये पहला चरण हुआ। आमतौर पर पानी से 2000 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग होता है, लेकिन IIT दिल्ली की टीम ने इसे सल्फर आयोडीन थर्मोकेमिकल हाइड्रोजन प्रोसेस के जरिए आसान बनाया है। इस प्रोसेस में आयोडीन और सल्फर का इस्तेमाल कर पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में लगभग 150 डिग्री सेल्सियस पर अलग करते हैं। पानी से ईंधन बनाने की प्रक्रिया के दूसरे चरण में क्या होता है, अब ये देखिए। सो बेसिकली हम SO2 और आयोडीन को कंज्यूम कर रहे हैं HI और H2SO4 बनाने के लिए। जो H2SO4 कंसनट्रेट हो रहा है वो फर्दर कंसनट्रेट होता है इस कंसनट्रेटिंग सेक्शन में, और जो कंसनट्रेटेड H2SO4 है वो डिकम्पोज होता है, वो यहाँ चला जाता है। इसके बाद शुरू होता है तीसरा चरण। वहाँ से जो हमारा कंसनट्रेटेड एसिड है वो हम यहाँ पे लेते हैं सिरिंज पंप में। ये सेक्शन है सल्फ्यूरिक डिकम्पोजिशन सेक्शन। तो इसमें हम विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट की मदद से हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को डिकम्पोज करते हैं। चौथे चरण में ईंधन के सैंपल को जमा और परखा जाता है। फाइनल प्रोडक्ट होता है जो फ्यूल है, वो कहाँ पर आप उसे स्टोर करते हैं, वो किस तरह से होता है? तो जो फाइनल प्रोडक्ट है वो हमें यहाँ से हम उसका सैंपल ले रहे हैं अभी, और यहाँ से सैंपल लेके हम उसको GC है हमारे पास इधर जी। तो यहाँ से जो फाइनल प्रोडक्ट है वो लिया जाता है, फिलहाल जो सैंपल है उसका लिया जाता है, और वो जो सैंपल है उसको यहाँ पर एनालाइज किया जाता है। यहाँ हम उसको इस 1000 माइक्रोलीटर से हम सैंपल लेके इधर इंजेक्ट कर रहे हैं। और अभी जैसे मैंने अभी आप हमें दिखा सकते हैं सैंपल लेके? हाँ, अभी जैसे मैंने इंजेक्ट किया है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन की पीक आ रही है। इसका मतलब यहाँ जो मैंने अभी रिएक्शन करी है स्टार्ट, उसमें मुझे हाइड्रोजन मिला है। ये दिस पीक करस्पॉन्ड्स टू हाइड्रोजन। तो हम अभी हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर पा रहे हैं बाय ये स्क्रीन पर जो पीक नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये है जो हाइड्रोजन है वो मिला है इस पूरी प्रक्रिया के दौरान, और यही हाइड्रोजन जो है ये फ्यूचर फ्यूल है जिससे आप अपनी गाड़ियां चला सकते हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट के कुल 9 चरण हैं, जिसमें 6 पूरे हो चुके हैं और अब तक के परिणाम अच्छे रहे हैं। प्रोफेसर्स ने मिलकर ये जो पूरा एक प्रोजेक्ट तैयार किया है, जो एक इनोवेशन किया है, उससे ये साफ है कि आने वाले दिनों में जो फ्यूल है वो भी सस्ता हो सकता है अगर जो वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी है उसका इस्तेमाल करके इस पूरे प्रोसेस को फॉलो किया जाए। और आप ये सोचकर हैरान रह जाएंगे कि अब आने वाले कुछ दिनों में, कुछ सालों में आपकी जो गाड़ी है वो पानी से दौड़ेगी, यानी पानी से बने हुए फ्यूल से दौड़ेगी। रूफी जैदी, जी मीडिया, दिल्ली। देश का पहला CNG से चलने वाला ट्रैक्टर लॉन्च किया गया, जिससे प्रदूषण कम होगा और खर्च डीजल के मुकाबले कम आएगा। ये ट्रैक्टर जल्द ही बाजार में उपलब्ध हो जाएगा। इस मौके पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी मौजूद थे। बायो CNG से चलने वाले ट्रैक्टर से किसानों को हर साल 1 लाख रुपए तक की बचत होगी। इस मुद्दे पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री से बात की हमारे संवाददाता ब्रह्म प्रकाश दुबे ने। देश का ये पहला CNG से चलने वाला ट्रैक्टर है और इस ट्रैक्टर के मालिक हैं केंद्रीय
जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, ये आपका पुराना ट्रैक्टर था डीजल से चलने वाला और आपने कन्वर्ट कराया, तो आपने पहला प्रयोग अपने ही ट्रैक्टर पर किया और सफल हुए। ये बहुत कठिन है क्योंकि इसके स्टैंडर्ड्स तय करना, इसको रेट्रोफिट करना, इसके लिए सब अनुमति लेना, मुझे कम से कम 1 साल इसमें मेरे लिए गया। तो लोगों को इसकी तकलीफ न हो इसलिए पहले मैंने अपना ट्रैक्टर किया है। अब कल से इसके सब स्टैंडर्ड्स पक्के हो गए, सब नियम क्लियर हो गए। अब 400 ज़िले में CNG मिलता है जो पेट्रोलियम CNG है, तो उस पर तुरंत अब ट्रैक्टर कन्वर्ट हो जाएगा। देश के किसानों के लिए कितनी बड़ी खबर है सर? देखिए 1 किलो CNG का भाव 42 रुपये है और 1 लीटर डीजल का भाव 74 रुपये है। दोनों में 4-4 किलोमीटर का एवरेज है, तो कम से कम 60% बचत है। जो इटाको भट्टी और बाकी के लिए ट्रैक्टर यूज़ करते हैं रोज़, उनको 3 लाख रुपए महीने की बचत होगी। और जो लोग खेती में चलते हैं वो लाख से 1.5 लाख रुपए उनकी साल की बचत होगी और 3 लाख रुपए साल की बचत उनकी होगी। उपलब्धता के लिहाज से बात करें, आपने कहा 400 शहरों में CNG उपलब्ध है, तो क्या इन शहरों में आगे ये ट्रैक्टर उपलब्ध होने लगेंगे या कन्वर्ट करवाना होगा? मतलब कोई भी कन्वर्ट करे, टेक्नोलॉजी ओपन हो गई, स्टैंडर्ड्स ओपन हो गए, सरकार की परमिशन हो गई, पर मेरा सपना इसका नहीं है। जो गाँव में किसानों का बायो वेस्ट है, कॉटन स्ट्रॉ, विट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास, परली, तो 2000 रुपये टन के भाव से परली खरीदी की जाए। हर गांव में एक फैक्ट्री लगे और वहाँ बायो CNG तैयार हो और बायो CNG पर उस गांव की कार, ट्रक, बसेस और ट्रैक्टर चले, वो मेरा सपना है। ताकि किसान ये केवल अन्नदाता नहीं, ये फ्यूल दाता, ऊर्जा दाता बने। और ऊर्जा जो है ये फ्यूल पेट्रोलियम की, ये अब इंपोर्ट नहीं होगी, ये देश का किसान तैयार करेगा। यही मेरा सपना और उसमें आज इथेनॉल आ गया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.